ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लिकेशंस क्या इनएविटेबल हैं, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से ही रिड्यूस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस कैसे होते हैं? इंटरमीडिएट, अर्ली मतलब कुछ दिनों के भीतर, और लेट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, पहला है, अच्छा हम पहले टेबल देख लेते हैं 7.1। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ये क्यों होगा? क्योंकि इंजरी हो जाएगी लोकल वेसल्स, मसल्स, जॉइंट्स एंड विसरा। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है? अगेन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ARDS, फैट एम्बोलिज्म, DVT हो सकता है। ठीक है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, क्रश सिंड्रोम हो सकता है, और कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। लेट में हमारा मैल यूनियन, नॉन यूनियन, क्रॉस यूनियन है। ठीक है, और हमारा क्या ऑस्टियोमाइलाइटिस है, शॉर्टनिंग है, एवास्कुलर नेक्रोसिस है, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस के लिए। तो देखो, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ होता है फॉलोइंग मेजर फ्रैक्चर्स लाइक पेल्विस एंड फीमर। ठीक है, फिर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होगा? या तो एक्सटर्नल हिमरेज या फिर इंटरनल हिमरेज विद विदाउट एसोसिएटेड मेजर वेसल इंजरी। ठीक है, इंटरनल हेमरेज इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज। मासिव ब्लीडिंग होगी बॉडी कैविटी में सच एज चेस्ट एंड अब्डोमेन। सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस होता है, पेल्विस में आप देख सकते हैं 2 लीटर और फीमेल में 1.5 लीटर तक ब्लड बह सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है कि पहले हमें सर्टन कर लेना है कि हाँ वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा रहा है। तो फिर हमने क्या किया? इमीडिएट स्टेप किया, 2 लार्ज बोर IV कैनुलाज लगाए। ठीक है, अगर पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रक्शन है तो क्या कर सकते हैं? तो ज़रूरी नहीं अपना टाइम वेस्ट करो, 2 ml क्रिस्टलॉइड प्रेफरेबली लिंगर लैक्टेट को रैपिडली इन्फ्यूज़ कर दो। ठीक है, हीमोसेल फॉलोड बाय कोलॉइड्स जो हीमोसेल है एंड ब्लड। एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एफर्ट शुड बी मेड टू लोकलाइज द ब्लीड कि वो कहाँ है। फिर नीडल एस्पायरेशन करो, चेस्ट में डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज करो टू फाइंड आउट द इफेक्ट। प्लेन एक्सरे कर सकते हैं एब्डोमिन एंड चेस्ट ट्यूब डाल सकते हैं फॉर अगर चेस्ट में ब्लीडिंग है, लेप्रोटमी कर सकते हैं अगर एब्डोमिनल ब्लीडिंग है। एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम फ्रैक्चर्ड बोन में बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग मूविंग द पेशेंट फ्रॉम वन काउच टू अनदर काउच। तो अवॉइड मूविंग। For fracture of pelvis, temporary stabilization with external fixation has been found useful in reducing the hemorrhage. External fixation or temporary stabilization. ठीक है, in advanced trauma centers an emergency angiogram and embolization of bleeding can also be done. ठीक है, ऑफ द वेसल्स टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। फिर हम आते हैं ARDS में। ठीक है, ये सब्सिक्वेंट होता है शॉक के बाद। एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, पर ये होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो माइक्रोवास्कुलेचर पल्मोनरी सिस्टम को डिस्ट्रप्ट कर देते हैं। 24 आवर्स के बाद होता है। पेशेंट को टेकिपनिया होगा, इंक्रीज ब्रीदिंग होगी और लेबर्ड ब्रीदिंग होगी, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे और PO2 लेस देन 50 होगा। 100% ऑक्सीजनेशन देना है एंड असिस्टेड वेंटिलेशन करना है एंड इट टेक्स 4 to 7 days टू क्लियर। ठीक है, पेशेंट टू रिटर्न टू नॉर्मल। If not detected, patient's condition deteriorates and he can land in cardiorespiratory failure. फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम जो होता है मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है? जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो ऑक्लूड कर देते हैं स्मॉल वेसल्स को। अब देखो क्या होता है, बोन मैरो एंड एडिपोज टिश्यू में फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, जब भी कोई फ्रैक्चर होता है, मेजर बोन का सेवरल मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, तो ये फैट एम्बोलिज्म हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट तो क्या, फ्री फैटी एसिड्स आर रिलीज बाय एक्शन ऑफ लाइपेज ऑन न्यूट्रल फैट which induce toxic vasculitis, platelet fibrin, thrombosis. ठीक है, और दूसरा एक्शन क्या हो सकता है? एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल पल्मोनरी वेसल्स बाय फ्लैट ग्लोब्यूल्स। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सेरेब्रल और पल्मोनरी में? सेरेब्रल में क्या होगा? पेशेंट ड्राउजी हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा, डिसओरिएंटेड हो जाएगा और कोमा में चला जाएगा। पल्मोनरी में टेकिपनिया हो जाएगा, टैकीकार्डिया, मोर प्रोमिनेंट फीचर्स होंगे। अदर फीचर्स क्या होंगे? पर्टिकुलर रैश हो सकता है फ्रंट ऑफ नेक, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, चेस्ट और कंजंक्टिवा। ठीक है, अगर अनट्रीटेड है तो पेशेंट डाइज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। डायग्नोसिस कैसे करना है? ठीक है, अगर मल्टीपल फ्रैक्चर्स है तो अर्ली डायग्नोसिस में पॉसिबल बाय स्ट्रॉन्ग सस्पेशन। क्लासिकल फीचर्स मिलेंगे क्या होगा? रेटिनल आर्टरी के हेमरेज होंगे, स्ट्राइड हेमरेज मिलेंगे आंखों में, स्क्लेरा में एक्सुडेट्स मिलेंगे, स्पूटम और यूरिन में फैट ग्लोब्यूल्स मिलेंगे, पैची पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस मिलेगा और ब्लड PO2 लेस देन 50 होगा। ट्रीटमेंट क्या है? एक तो हमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना है, हेपेरिनाइजेशन देना है सो दैट थ्रोम्बिन एक्टिवेट ना, इंट्रावास्कुलर लो मॉलिक्यूलर वेट डेक्स्ट्रॉन देना है एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं। ठीक है, अब देखो 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन विद 5% एल्कोहल इमल्सिफाई कर देता है ग्लोब्यूल्स को, तो वो और छोटे हो जाते हैं साइज में, फिर वो ऑक्लूड नहीं कर पाते हैं।
फिर हम आते हैं डीवीटी में, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ये भी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, पर ये स्पाइनल एंड लोअर लिम्ब की इंजरी से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। एम्बोलाइजेशन होता है फॉलोइंग द ट्रॉमा, तो इससे क्या होगा, वीनस स्टेसिस हो जाएगा, वेन्स में ब्लड रुक जाएगा, उससे थ्रोम्बोसिस हो जाएगी वेन्स में, ठीक है। प्रॉक्सिमल टू द नी कॉमन कॉज होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एज अर्ली एज 48 आवर्स हमें इसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं कि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन होता है। ग्रुप एट रिस्क कौन होता है, एल्डरली एंड ओबीस पेशेंट। इसमें साइंस क्या होंगे कि लेग स्वेल कर जाएगी और काफ में टेंडरनेस होगी, एंड द काफ टेंडरनेस कैन बी एग्जैजरेटेड बाय पैसिव डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द एंगल, उसको कहते हैं हुमान साइन। वीनोग्राफी से डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे मतलब नज़र रखेंगे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो जाए। अगर पेशेंट को टेकिपनिया या डिस्पनिया हो रहा है, यूजुअली 4 to 5 days आफ्टर एक्सीडेंट इट मस्ट बी, तो हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर सकते हैं, एंड इट कैन बी ऑल्सो एसोसिएटेड विद चेस्ट पेन एंड हेमोप्टाइसिस। ट्रीटमेंट क्या डीवीटी का, एलिवेट करेंगे लिम्ब को, इलास्टिक बैंडेज, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी लगा सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलाइजेशन हो गया है तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट एंड हेपारिन थेरेपी देनी है। अर्ली इंटरनल फिक्सेशन करना है सो दैट एक्टिव मोबिलाइजेशन हो सके एक्सट्रीमिटी का और डीवीटी हो ही ना। क्रश सिंड्रोम होता है जब मैसिव क्रशिंग हो जाती है मसल्स की, ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, एयर रेड्स हो गया, मैंने बड़े बड़े उसमें है। सिमिलर कैन बी अ सिमिलर इफेक्ट कैन बी फॉलो द एप्लीकेशन ऑफ टॉनिकेट फॉर अ एक्सेसिव पीरियड। कॉजेज क्या होंगे, मसल results in entry of hemoglobin into the circulation, ठीक है, which precipitates in venal tubules leading to acute tubular necrosis। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे कि यूरिन स्कैंटी होगा, मतलब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में क्या होगा, डिक्रीज रीनल फंक्शन, स्कैंटी यूरिन होगा, एपैथी होगी, रेस्टलेसनेस होगा, डिलीरियम होगा, ठीक है। फिर वैस्कुलर इंजरीज और ट्रॉमा। अच्छा, फीमोरल वेसल कब फ्रैक्चर होगी, जब लोअर 1/3 फ्रैक्चर होगा फीमर का। पॉप्लीटर कब होगी, जब सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होगा फीमर का। पोस्टीरियर टिबियल होगी जब डिसलोकेशन हो जाएगा नी का या फिर टिबिया का। सबक्लेवियन होगी जब क्लैविकल। एक्सिलरी होगी जब डिसलोकेशन होगा शोल्डर का। ब्रेकियल वेसल कब होगी, जब सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होगा ह्यूमरस का। अब हम क्रश सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में आते हैं। तो फर्स्ट एड तो है नेसेसरी है, टॉनिकेट अप्लाई करना है, उसको धीरे धीरे रिलीज करना है सो दैट डिलीरियस मटीरियल है वो रिलीज हो जाए सर्कुलेशन में इन स्मॉल क्वान्टिटीज। अगर एक्यूट रीनल फेलियर है तो उसको ट्रीट कर दो। इंजरी टू मेजर ब्लड वेसल्स, मेजर ब्लड वेसल्स लाई इन प्रॉक्सिमिटी टू द बोन। तो हमने देख लिया कि कौन सी वेसल कौन से फ्रैक्चर में टूटती है, सॉरी बर्स्ट अफेक्ट होती है। आर्टरी में भी डैमेज बाय ऑब्जेक्ट कॉजिंग फ्रैक्चर, और या फिर बोन की वजह से भी हो सकता है। एंड डैमेज कैन बी ऑल्सो जस्ट फ्रॉम प्रेशर आउटसाइड टू अ कंप्लीट रप्चर, ठीक है, कि प्रेशर लग रहा है उससे लेकर पूरी की पूरी आर्टरी रिसेक्ट हो गई है उस तक, मतलब कोई भी डैमेज हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो विल नॉट ऑलवेज लीड टू गैंग्रीन, क्योंकि कोलैटरल्स भी अच्छे हैं, ठीक है। नो इफेक्ट होगा अगर कोलैटरल इज गुड, और कोई एडवर्स वैस्कुलर इंजरी नहीं होगी। एक्सरसाइज इस्कीमिया क्या होगा, जब कोलैटरल्स आर गुड इनफ टू कीप द लिम्ब वायबल बट एनी फर्दर डिमांड कॉजेज ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग एक्सरसाइज, डिमांड बढ़ जाएगी, इस्केमिक पेन होगा, उसको कहते हैं वैस्कुलर क्लॉडिकेशन। इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर क्या होगा कि कोलैटरल्स इनफ ब्लड सप्लाई नहीं करते तो इस्केमिक मसल नेक्रोसिस हो जाएगा, दैट इज फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्चर एंड फाइब्रोसिस ऑफ द नेक्रोटिक मसल, जैसे वोक्समैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर। गैंग्रीन क्या होगा, ब्लड सप्लाई इज इनसफिशिएंट तो गैंग्रीन भी हो सकता है। डायग्नोसिस क्या है, द पल्स डिस्टल टू द इंजरी शुड बी एग्जामिन्ड इन एवरी केस ऑफ फ्रैक्चर और डिसलोकेशन, ठीक है। पॉसिबल साइंस क्या होता है, एट द फ्रैक्चर साइड स्वेलिंग बढ़ेगी, ठीक है, मैसिव ब्लीडिंग होगी वो ओपन फ्रैक्चर में, और वूंड बन जाएगा इन द नॉर्मल एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द वेसल। साइंस इन द लिम्स क्या होंगे, ये 5 P's बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन, क्रैम्प लाइक, पल्स एब्सेंट, पल्सलेस, पैलर, पैरेस्थीसिया and paralysis. A matter of rule, absent peripheral pulses in an injured limb should be considered to be vascular damage unless proved otherwise. अगर pulses नहीं है तो मतलब कि injured limb में vascular damage हुआ है। The confirmation is done by Doppler study. In absence of such facility, time waste नहीं करना है, और angiogram मतलब to waste crucial time by ordering an angiogram करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रीटमेंट शुरू कर दो। तो क्या है, पहला कॉन्टैक्ट हुआ, अब उसमें पल्स नहीं है, ठीक है, तो हम एनी टाइट बैंडेज, कोई रिंग, कोई ब्रेसलेट, ये सब उतार देंगे, ठीक है। ग्रॉस कंटामिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हो रखा है फ्रैक्चर का तो उसको सेडेट करके ठीक करेंगे। एक्यूट फ्लेक्शन ऑफ नियर बाय जॉइंट्स करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। वॉच फॉर रिटर्न ऑफ पल्सेस फॉर हाफ एंड 1 आवर। अगर अब भी पल्स ठीक नहीं होती है तो स्पेशलाइज सेंटर में जाएंगे। अब कोई पल्स नहीं है पर गुड पेरिफेरल सर्कुलेशन है तो हम स्प्लेंट कर देंगे फ्रैक्चर को और लूज स्प्लेंट करेंगे। अगर गुड सर्कुलेशन परसिस्ट करती है सो रिड्यूस द फ्रैक्चर आफ्टर 48 आवर्स और सिमिलरली ट्रीट करना है,
ठीक है। अगर पल्स डाउटफुल या पुअर सर्कुलेशन है तो वेसल को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। वेसल इन कॉन्टिन्यूटी, मतलब कि वो अभी भी कॉन्टिन्यूस है वेसल, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से लैसरेट हो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें क्या होगा, एक होता है स्पाज्म, तो हम ज़ैलोकेन, पेपावेरिन या सिंपैथिक टेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कॉन्टूजन प्रेजेंट है तो थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसिस, तो थ्रोम्बेक्टमी कर देंगे, थ्रोम्बस हटा देंगे, एंड सेगमेंट एक्सिजन एंड एनास्टेमोसिस कर देंगे। अब लैसरेटेड या कम्प्लीटली रप्चर्ड वेसल्स को रिपेयर करेंगे, या तो एंड टू एंड करेंगे या फिर वीनस ग्राफ्ट या फिर सिंथेटिक ग्राफ्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। एंजियोग्राम may be justified in case with multiple fractures in the same limb and helps in localizing the vascular injury. ट्रीटमेंट क्या है, अर्ली डायग्नोसिस, अर्जेंट ट्रीटमेंट, बिकॉज बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इसके, ठीक है। फ्रैक्चर को फिर स्टेबलाइज करना है, अगर मतलब एक्सप्लोर करनी है वैसे, तो फ्रैक्चर को हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फिक्सेटर। नर्व की इंजरीज की बात करें तो रेडियल नर्व इज द मोस्ट डैमेज्ड नर्व इन मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, इसलिए इस पर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। कॉजेज़ क्या होंगे, या तो जो एजेंट है जिसने फ्रैक्चर कराया वो नर्व को फ्रैक्चर कर देगा, या फिर फ्रैक्चर का एंड उसको या फ्रैक्चर खुद उस पर प्रेशर लगाएगा, ड्यूरिंग मैनिपुलेशन इंजरी हो जाएगी। जब ट्रैक्शन इंजरी होगी एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर, तब मसल स्केलेटल ट्रैक्शन होगा, उससे हो जाएगा, या फिर इंट्रैपमेंट हो जाएगा नर्व का एट द फ्रैक्चर साइड। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, न्यूरोप्लेक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस, न्यूरोटोमेसिस, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट क्या है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ओपन और क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड फ्रैक्चर से एसोसिएटेड है तो जनरली न्यूरोप्लेक्सिया या फिर एक्सोनोटोमेसिस होगा, ठीक है, और गुड रिकवरी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। अगर ओपन है फॉर एनी अदर रीज़न, नर्व को एक्सप्लोर करेंगे, अगर नर्व डैमेज है तो उसको न्यूरोटोमेसिस में पुट करेंगे, और नर्व शुड बी एक्सप्लोर एंड रिपेयर एज पर द नीड, और फिर उसको इंटरनली फिक्स कर देंगे फ्रैक्चर को। देखो क्या होता है, एक होता है न्यूरोप्लेक्सिया। न्यूरोप्लेक्सिया में क्या होता है कि जैसे ये एक्सॉन है, माइलिन शीथ है, तो न्यूरोप्लेक्सिया में सिर्फ इतना डैमेज हो, सिर्फ ये डैमेज होगा, जो अगर इतना डैमेज होता है तो एक्सॉन न्यूरोप्लेक्सिया। एक्सॉन डैमेज होता है तो एक्सोनेटोमेसिस, और पूरी की पूरी जो नर्व है वो कट जाती है तो उसको न्यूरोटोमेसिस कहते हैं, ठीक है। इंजरी टू मसल की बात करते हैं, सम डिग्री ऑफ डैमेज मसल और टेंडन में भी होगा। ये क्या हो सकता है, फ्रैक्चर की वजह से, जो जिसने ऑब्जेक्ट ने फ्रैक्चर कराया, या फिर फ्रैक्चर की एज शार्प एज से, ठीक है। दीज इंजरीज आर ओवरशैडोड बाय मोर अलार्मिंग फ्रैक्चर्स डिटेक्टेड लेट, ठीक है। अब इस क्या होगा कि जब डिटेक्टेड लेट, when the distal joint distal to the fracture becomes stiff and deformed due to scarring of the injured muscle. Rest of the injured muscle analgesic is enough with partial repair. Complete rupture requires repair. Relief rupture of tendon and is detected late तो reconstruction भी कर सकते हैं। इंजरी टू जॉइंट्स, अगर सबलक्सेशन या डिसलोकेशन हो गया उस जॉइंट का, ठीक है, जैसे हाई वेलोसिटी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हो सकते हैं, तो ओपन रिडक्शन करेंगे, स्टेबलाइज कर देंगे, ठीक है। इंजरी टू विसरा, ये पेल्विक और फ्रैक्चर में दिखता है। अच्छा ये देखिए, एक्सिलर नर्व सप्लाई क्या होगा, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, इसमें डेल्टॉइड पैरालिसिस होगा। रेडियल में शाफ्ट ऑफ फीमर रिस्ट ड्रॉप होगा। मीडियन में सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एंड पॉइंटिंग इंडेक्स होगी, एक थंब डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, और पोप साइन होता है। अल्नर में मिडिल एपिकॉन्डाइलर ऑफ ह्यूमरस क्लॉ है। शियाटिक नर्व में पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप, ठीक है, तो फुट ड्रॉप हो जाएगा इन वीकनेस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्सस ऑफ द फुट। कॉमन पेरोनियल नर्व में फुट ड्रॉप हो जाएगा, ये कब होता है, जब नेक ऑफ फिबुला का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। फिर हम ऑस्टियोमाइलाइटिस आगे भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी कॉमन होता है, एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो इन्फेक्ट कर देता है बोन को, ठीक है। अगर ये सुपरफिशियल है, ठीक है, मॉडरेट है तो उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, सीवियर होता है तो उसको गैस गैंग्रीन कहते हैं। प्रॉपर केयर लेनी चाहिए ओपन वुंड की, और ऑस्टियोमाइलाइटिस प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हम आते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट क्या होता है, लिम्ब में क्या है, मसल है, और ये मसल एक कंपार्टमेंट इंक्लोज्ड है जो किसकी बनी है, बोन, फेशिया और इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। अगर इसमें कंपार्टमेंट प्रेशर राइज करता है तो जो ब्लड सप्लाई है मसल्स एंड नर्व्स की, वो क्या हो जाएगा, जो पैराटाइज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, तो उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। तो कैसे बढ़ सकता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम में प्रेशर, एडिमा हो जाए मसल्स का, हीमाटोमा हो जाए, या फिर इस्चीमिया हो जाए लीडिंग टू मसल एडिमा, ठीक है। फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो स्टीम हो जाएगा, ये विशियस साइकिल है। देखो क्या होगा कि पहले तो वेसल्स ने ऑक्लूड हो गई, तो ब्लड नहीं गया मसल्स को, इस्कीमिया हो गया, मसल में एडिमा हो गया, और ज़्यादा ब्लड नहीं जाएगा और ज़्यादा मसल इस्कीमिया होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, सो इट्स अ विशियस साइकिल, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन इस्कीमिक मसल नेक्रोसिस एंड नर्व डैमेज, नेक्रोटिक मसल अंडरगोज हीलिंग विद फाइब्रोसिस।
अच्छा, ये है वो विशेष साइकिल, ईटन ग्रीन साइकिल फॉर कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ट्रॉमा हुआ, मसल इस्कीमिया हुआ, ठीक है, तो इस वजह से हिस्टामिन रिलीज होगा, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी, इंट्रामस्कुलर एडिमा होगा, इंट्रामस्कुलर प्रेशर बढ़ेगा, वीनस ऑक्लूजन हो गया, आर्टीरियल ऑक्लूजन हो गया, फिर से मस्कुलर इस्कीमिया हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं वीनस ऑक्लूजन पहले होता है, फिर लिम्फेटिक वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होता है, फिर आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, मोटर सेंसरी लॉस हो सकता है, और एक्सट्रीम केसेस में गैंग्रीन हो सकता है, ठीक है। इसमें भी हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेन है जो एनाल्जेसिक से ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, वो उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। किस किस में इंपॉर्टेंट होता है? सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, फोर आर्म की बोन्स, टिबियल फ्रैक्चर, क्रश्ड इंजरीज टू लेग्स एंड फोर आर्म। स्ट्रेच टेस्ट होता है, इट इज़ द अर्लीस्ट साइन होता है। तो इसमें क्या, अगर इस्टेमिक मसल गया उसको स्ट्रेच करोगे तो वो पेनफुल होगा। It is possible to stretch the affected muscle passively by moving the joint in opposite direction to that of the damaged muscle's action, ठीक है। फ्लेक्सर है तो उसको एक्सटेंड कर दो। अदर साइंस क्या है? टेंस कंपार्टमेंट होगा, हाइपोथेसिया होगा, नर्व इन्वॉल्वमेंट में मसल वीकनेस होगी, ठीक है। हम इसको प्रेशर को भी वाटर से मतलब कंपेयर करते तो मोर देन 40 mm ऑफ वाटर इंडिकेटिव ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। पल्स पैल्पेबल हो सकती है टिल द एंड, तो ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि अगर पल्स फील हो रही है तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है? क्लोज वॉच है, ठीक है। इफेक्टिव अर्ली प्रिवेंटिव है, जैसे लिम्ब की एलिवेशन कर देना, एक्टिव फिंगर मूवमेंट्स करना टू प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अर्ली सर्जिकल डिकम्प्रेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? फेशियोटमी, डीप फेशिया ऑफ द कंपार्टमेंट को स्लिट करेंगे लॉन्गिट्यूडनली, या फिर फिबुलेक्टमी, जिसमें मिडिल थर्ड ऑफ द फिबुला इज एक्सरसाइज टू इन ऑर्डर टू डिकम्प्रेस ऑल द कंपार्टमेंट्स ऑफ द लेग। फिर हम आते हैं डिलेड एंड नॉन यूनियन में, ठीक है। अगर फ्रैक्चर ज़्यादा टाइम ले रही है यूनाइट होने में, उसको डिलेड फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं करती है यूनाइट तो उसको नॉन यूनियन कहते हैं, डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन, ठीक है। कन्वेंशनली इट इज़ नॉट बिफोर 6 months द फ्रैक्चर कैन बी डिक्लेयर्ड एज नॉन यूनियन। इट इज़ डिफिकल्ट टू से कि डिलेड है कि नॉन यूनियन है, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रोग्रेसिव एक्सरे एवेल्यूएशन करना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा? मोबिलिटी करनी पड़ेगी फ्रैक्चर की फॉर रीजनेबल पीरियड। इज प्रेजेंस ऑफ मोबिलिटी इन द फ्रैक्चर, मतलब कि फ्रैक्चर अभी भी हिल डुल रहा है, ठीक है, इट इज़ अ श्योर साइन ऑफ नॉन यूनियन। प्रेजेंस ऑफ पेन ऑल्सो इंडिकेट्स नॉन यूनियन, ठीक है। नॉन यूनियन में भी पेनलेस इफ सूडो जॉइंट्स आर फॉर्म बिटवीन द फ्रैक्चर, यानी सूडो आर्थरोसिस हो जाता है, ठीक है, ठीक है। सो कॉजेज क्या हो सकते हैं हमारे? ओल्ड एज, मेलिग्नेंसी, डिस्ट्रैक्शन अगर मतलब मसल पुल कर रही है, मेन है इसका पटेला ओलिक्रोनॉन, ग्रेविटी है, ठीक है, या फिर इंटरपोजिशन हो रखी है, वो एक दूसरे से भिड़ गए हैं, तो यूमरस, फीमर मैल्यूलस हो गया, मिडल मैल्यूलस हो गया, ठीक है, बोन लॉस हो गया, ओपन टाइप फ्रैक्चर में इन्फेक्शन हो गया, डैमेज ब्लड सप्लाई होगी, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, ठीक है। इनएडिक्वेट रिडक्शन क्या है? इनएडिक्वेट मोबिलाइजेशन क्या है? डिस्ट्रैक्शन, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो आप ये देख सकते हैं टाइप्स ऑफ नॉन यूनियन। इसमें क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, मोबिलिटी है इनमें, पर इसमें हाइपरट्रोफी नहीं हो रही, एट्रोफिक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टिश्यू दिख रहा है बनता हुआ, तो वो हाइपरट्रोफिक हो गया। एट्रोफिक क्या होगा? मिनिमल और नो अटेम्प्ट ऑफ कैलस फॉर्मेशन, ठीक है। पर हाइपरट्रोफिक में क्या होगा? कैलस बनेगा, पर फ्रैक्चर साइट फिर भी नहीं ठीक होगी, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है? नेक ऑफ फीमर, स्कैफोइड में हो सकता है, लोअर एंड ऑफ टिबिया में हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा? परसिस्टेंट पेन, डिफॉर्मिटी, अबनॉर्मल मोबिलिटी होगी, ठीक है। रिफ्रैक्चर भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगे, ठीक है। फ्रैक्चर में नो शो अबनॉर्मल साइन बट एक्सरे फेल टू शो बोनी यूनियन। डिलेड यूनियन कैसे डायग्नोसिस में आता है कि फ्रैक्चर कोई अबनॉर्मल साइन नहीं दिखा रहा, कोई अबनॉर्मल मोबिलिटी नहीं दिखा रहा, पर वो बोनी यूनियन भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। सो क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो सजेस्ट करती हैं वो क्या होती है? परसिस्टेंट पेन, पेन ऑन स्ट्रेसिंग द फ्रैक्चर, मोबाइल है फ्रैक्चर तो नॉन यूनियन है, इंक्रीज डिफॉर्मिटी एट फ्रैक्चर साइट, ठीक है। डिलेड यूनियन, फ्रैक्चर लाइन इज विजिबल, देयर इज इनएडिक्वेट कैलस ब्रिजिंग बिटवीन द फ्रैक्चर साइट। अब नॉन यूनियन में क्या होगा कि फ्रैक्चर लाइन फिर विजिबल है, पर इस बार कैलस बहुत कम है, फ्रैक्चर एंड्स अराउंड इट स्मूथ एंड स्क्लेरोटिक, और कहीं से भी कोई भी उम्मीद नहीं कि वो ज्वाइन करेंगे, और मेडुलरी कैविटी कैन बी ऑब्लिटरेटेड। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक श्योर अबाउट यूनियन ऑफ फ्रैक्चर वेयर इंटरनल फिक्सेशन हैज़ बीन यूज्ड, ठीक है। सीरियल इवैल्यूएशन करेंगे हम, ठीक है। हो सकता है कोई कैलस रियजॉर्ब हो जाए, या फिर कैलस ब्रिज ना करे, स्क्रूज लूजन हो जाए, प्लेट लूजन हो जाए, या फिर एक्सेसिव रोटेशन हो जाए, ठीक है। ऑब्लिक व्यूज से कर सकते हैं हम, एपी लैटरल एक्सरे ले सकते हैं, 3D CT स्कैन समटाइम्स यूजफुल होता है। बाकी हम ट्रीटमेंट में आते हैं, ठीक है। तो क्या है? कंजर्वेटिव अगर डिलेड है, ठीक है, दिस में नॉट अकर एंड फ्रैक्चर में नीड सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है। कभी कभार कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं करता, तो इसमें क्या करेंगे? बोन ग्राफ्टिंग करेंगे विद और विदाउट इंटरनल फिक्सेशन।
ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ यूनियन डिपेंड कर, नॉन यूनियन डिपेंड करते हैं कि क्या डिसेबिलिटी वो कॉज कर रहा है। तो इसमें क्या है, ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, बोन ग्राफ्टिंग। कॉमनेस्ट ऑपरेशन है नॉन के लिए। ये क्या करेंगे, ग्राफ्ट लेंगे इलियाक क्रेस्ट से और इंटरनल फिक्सेशन कर देंगे। एक्सिजन ऑफ द ग्राफ्ट क्या है, समटाइम्स यूनियन इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर टू एक्सिजन ऑफ वन ऑफ द fragments. This can be done where excision of fragment will not only cause loss of function, and excision may or may not need to be combined with replacement with artificial mold or prosthesis. ठीक है। तो क्या होगा कि एक फ्रेगमेंट है, उसकी वजह से नहीं हो पा रही यूनियन, तो हम उसको एक्सरसाइज कर देंगे सच दैट कि उससे कोई लॉस ना हो फंक्शन का, उसको उसके जगह प्रोस्थेसिस लगा देंगे, जैसे लोअर एंड ऑफ अल्ना हो गया। ठीक है, उसको एक्सरसाइज करके प्रोस्थेसिस लगा देंगे। फिर नो ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, डू नॉट गिव राइज टू एनी सिम्टम्स। तब एलिजारोव्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। एलिजारोव्स की रिंग होती है, धीरे धीरे करके जो है अपैरेटस है, धीरे धीरे करके डिस्टेंस बढ़ाता रहता है फ्रैक्चर का, वो खुद से ग्रो करता है। मैल यूनियन की बात करते हैं जब प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होती है। ठीक है, फिर हम आते हैं कॉजेज। इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। मैल यूनियन इज प्रिवेंटेबल। ठीक है, इनएविटेबल है अगर अनचेक्ड मसल पुल है, कुछ ज़्यादा ही मसल पुल है, या फिर एक्सेसिव कम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा टुकड़े हो चुके हैं। कॉमन साइट्स कहाँ होती हैं, फ्रैक्चर्स एट द एंड ऑफ बोन ऑलवेज यूनाइट बट ऑफन मिस मैल यूनाइट। तो हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो गया, कोलीज फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, डिफॉर्मिटी होगी, शॉर्टनिंग हो जाएगी एंड लिमिटेड मूवमेंट होगी लिम्स की। ईच केसेस मेरिट पे ट्रीट ऑन इट्स मेरिट, मतलब जिस पे वो डिपेंड करता है। अगर वो सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी कॉज कर रहा है तभी ट्रीटमेंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ डिफॉर्मिटी, ठीक है, शॉर्टनिंग या फिर फंक्शनल लिमिटेशन जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, तो सम ऑफ द मेथड्स क्या क्या है, एक होता है ऑस्टियोक्लेसिस। ऑस्टियोक्लेसिस क्या होता है, रीफ्रैक्चर करके फिर से बोन को ठीक कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, माइल्ड या मॉडरेट एंगुलर डिफॉर्मिटी है तो जनरल एनेस्थीसिया में फ्रैक्चर को रिक्रिएट करके इस बार फिर से ठीक से करेंगे। डूइंग द फ्रैक्चर सर्जिकली, तो ये मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड होता है। सर्जरी साइट को एक्सपोज करेंगे, मैल यूनियन को करेक्ट करेंगे एंड फिर फ्रैक्चर को इंटरनली फिक्स कर देंगे सूटेबल इम्प्लांट से, और बोन ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, करेक्टिव ऑस्टियोटमी। ठीक है, रीडूइंग द फ्रैक्चर मे नॉट बी डिजायरेबल, रीडूइंग द फ्रैक्चर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑस्टियोटमी एट द साइट अवे फ्रॉम द फ्रैक्चर। Deformity is corrected with osteotomy at the site away from the fracture and may be quicker at this new site. For example, अगर supramalleolar corrective osteotomy for example distal third of tibia में प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूँगी, supramalleolar osteotomy कर दूँगी। इस वजह से जो बोन है ठीक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये बोन है, ये मैल यूनियन है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक पीस ऑफ बोन निकालूंगी सो दैट ये नॉन यूनियन ये मैल यूनियन ठीक हो जाए। एक्सेजन ऑफ द प्रोट्रूडिंग बोन, अगर कोई प्रोट्रूडिंग बोन है तो उसको हटा, जैसे फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल में हो सकता है। ठीक है, नो ट्रीटमेंट अगर कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। किस पे डिपेंड करता है, रिमॉडलिंग इज बेटर इन चिल्ड्रन। ठीक है, साइडवेज डिफॉर्मिटीज आर वेल करेक्टेड बाय रिमॉडलिंग। ठीक है, फिर एंगुलेशन ऑफ द एंगुलेशन इन द प्लेन ऑफ मूवमेंट, अगर बीच में एंगुलेशन अगर मूवमेंट आ जाता है तो इससे भी एंगुलेशन हो सकता है फ्रैक्चर का, जो वो ठीक हो रहा है। और लोकेशन ऑफ फ्रैक्चर जो जॉइंट्स के पास होते हैं वो ज़्यादा बेटर रिमॉडल करता है। क्रॉस यूनियन क्या होता है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ मैल यूनियन अकर्स इन फ्रैक्चर ऑफ फोरआर्म ऑफ बोन्स वेयरिंग टू बोन्स यूनाइट विद ईच अदर। ठीक है, फिर हम आते हैं शॉर्टनिंग। इट इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैल यूनियन। ठीक है, मैल यूनियन में हो सकता है, क्रशिंग में हो सकता है। इसमें तो ये है कि मैल यूनियन हो गया, क्रशिंग में एक्चुअल बोन लॉस होगा, ग्रोथ डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, सॉल्टर हैसन क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट क्या है, लिटिल शॉर्टनिंग इन अपर लिम्ब गोज अननोटिस्ड, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, पर लोअर लिम्ब पे डिपेंड करता है। अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर की शॉर्टनिंग है तो नोटिसेबल नहीं होती, शू रेस से वो ठीक हो जाएगा। पर अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इट मे बी कंपनसेटेड बाय रेजिंग द शू ऑन द अफेक्टेड साइड। इन यंगर पेशेंट्स हम क्या कर सकते हैं, एंगुलेशन या फिर ओवरलैप कर सकते हैं दूसरे पैर में जो सही है। लिम्ब लेंथ इक्वलाइजेशन प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट शॉर्टनिंग इन एन ओल्ड हील्ड मॉडल रिफ्रैक्चर। फिर हम आते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस में। ठीक है, सीरियस जो पैराडाइज मतलब फ्रैक्चर के बाद वेस्कुलरिटी इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि जो पार्ट है बोन को नेक्रोस कर जाता है। ठीक है, डिफॉर्मिटी हो जाती है बोन में। ठीक है, इट लीड्स टू सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेनफुल लिमिटेशन हो जाती है जॉइंट की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा स्केफॉइड। फ्रैक्चर ऑफ स्केफॉइड हो गया, हेड ऑफ फीमर हो गया, बॉडी ऑफ टैलस हो गई, ये नेक्रोस कर जाते हैं। ये वैस्कुलर नेक्रोसिस शुड बी सस्पेक्टेड इन फ्रैक्चर वेयर इट इज़ नोन टू अकर, जो हमने पढ़े हैं सारे। पेन होगा, स्टिफनेस होगा, पर वो लेटर होगा। ठीक है, रेडियोलॉजिकल चेंजेस में क्या होगा, स्क्लेरोसिस हो जाएगा नेक्रोटिक एरिया का। ये देखो, ये स्क्लेरोसिस दिख रहा है एरो में नेक्रोटिक एरिया का। तो ये क्या, एवास्कुलर बोन है, इज अनेबल टू शेयर डिफ्यूज ऑस्टियोपोरोसिस।
ठीक है, एज अकर्स इन द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, फिर डेंसली दिख रहा है एक्सरे में, डिफॉर्मिटी कॉजेज कोलैप्स ऑफ द नेक्रोटिक बोन। ऑस्टियोआर्थराइटिस आ सकता है, जॉइंट स्पेस बन सकता है, ऑस्टियोफाइट्स बन सकते हैं। क्या होते हैं, शार्प मार्जिन होते हैं ऑस्टियोफाइट्स, वो ग्रो कर जाते हैं और कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं, इससे पेन होता है। ठीक है, सो प्लेन डायग्नोज, हाँ, बोन स्कैन में ये कोल्ड एरिया की तरह अपेयर करता है। ट्रीटमेंट क्या है, अगर हम प्रिवेंट कर दें इसको, अर्ली एनर्जेटिक रिडक्शन ऑफ द फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन। ठीक है, डिलेड वेट बेयरिंग ऑन द नेक्रोटिक बोन अंटिल इट इज रीवैस्कुलराइज प्रिवेंटिंग इट्स कोलैप्स। तो 6-7 महीने तक वेट बेयर नहीं करना है। रीवैस्कुलराइजेशन प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं बोन ग्राफ्ट्स लेकर। ठीक है, फिर हम आ सकते हैं, एक्ससिजन कर सकते हैं अगर उससे कोई फंक्शन हैम्पर नहीं हो रहा है, जैसे स्केफॉइड। ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोस्थेसिस से टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट या फिर आर्थ्रोडेसिस कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो। स्टिफनेस है, ये भी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, शोल्डर एल्बो नी जॉइंट में दिखता है, मतलब लार्ज जॉइंट्स में दिखता है। कैसे होगा स्टिफनेस, ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर या पेरी आर्टिकुलर एडेशंस हो जाएंगे, सेकेंडरी टू इमोबिलाइजेशन। कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा मसल का, ठीक है, टीथरिंग हो जाएगी मसल की एट फ्रैक्चर साइट। ठीक है, एंड मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, ये इंपॉर्टेंट है, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। फिर हम आते हैं स्टिफ जॉइंट हैम्पर्स नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी सॉरी। ट्रीटमेंट क्या है, हीट थेरेपी, हीट फॉर्मेंटेशन करो, वैक्स बांधो, डायोथर्मी दो, एक्सरसाइज कराओ, और अगर फिर भी कुछ ना हो तो मैनिपुलेट करो जॉइंट को अंदर जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, एडिशंस को काट दो, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर बोन जो ब्लॉक है उसको एक्सरसाइज कर दो, मसल को लेंथन कर दो जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, या फिर जॉइंट रिप्लेस कर दो, बहुत ज़्यादा पेन है ड्यू टू सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिर होती है सुडेक्स डिस्ट्रॉफी, वेग पेनफुल कंडीशन ऑब्जर्व ऑन द सीक्वेल ऑफ ट्रॉमा। कभी छोटा ट्रॉमा होगा पर उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, पेन होगा, हाइपरेस्थीसिया, टेंडरनेस, स्वेलिंग। स्किन कैसे हो जाएगी, रेड, शाइनी एंड वार्म इन अर्ली स्टेजेस। प्रोग्रेसिव एट्रोफी होगी स्किन की, मसल्स की, नेल्स की। जॉइंट डिफॉर्मिटीज एंड स्टिफनेस इश्यूज और स्पॉटी रेयर फ्रैक्शन मिलेगा हमारा एक्सरे में। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या, इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एंड ट्रीटमेंट इज प्रोलॉन्ग, फिजियोथेरेपी इज द मेन स्टे। ठीक है, फिर हम आते हैं मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन ऑफ द हेमाटोमा अराउंड द जॉइंट रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ मास ऑफ बोन रिस्ट्रिक्टिंग द जॉइंट मूवमेंट ऑफन कंप्लीटली। ठीक है, तो सीवियर इंजरी टू जॉइंट में क्या होगा, स्पेशली व्हेन कैप्सूल एंड पेरियोस्टम आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम द बोन बाय वायलेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स फ्रैगमेंट। बच्चों में कॉमन होता है क्योंकि उनमें पेरियोस्टम लूजली अटैच होती है बोन से। कॉमन होता है अराउंड द एल्बो जॉइंट। ठीक है, तो क्या होगा, पेशेंट को प्रोलॉन्ग्ड या फिर परमानेंट न्यूरोनल डैमेज होगा फ्रॉम हेड इंजरी एंड, या फिर पेशेंट पैराप्लीजिया में होगा, तो इनमें ज़्यादा मिलता ही है। ठीक है, मसाज इज द नोन फैक्टर कि अगर कहीं ट्रॉमा आपने वहाँ पे मसाज कर दिया तो वहाँ पे बोन बन जाएगी हेमाटोमा में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी, स्टिफ हो जाएगा जॉइंट, थिकनेस हो जाएगी कैप्सूल की, और बोन क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है मूवमेंट को। अब जैसे इसमें देख सकते हैं, ये एरो से हमें दिख रही है एक्स्ट्रा बोन, ठीक है, जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। इन एक्सट्रीम केसेस कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट हो सकता है, वो हम पढ़ चुके हैं। रेडियोलॉजिकली एक्टिव मायोसाइटिस एंड मैच्योर मायोसाइटिस हैव टू बी आइडेंटिफाइड। तो जो एक्टिव मायोसाइटिस होता है वो बोन फ्लफी होता है, और जो जो मैच्योर मायोसाइटिस होता है वो ट्रेबिकुलेटेड होता है, वेल डिफाइंड मार्जिन होते हैं। ठीक है, मसाज को मना करते हैं आफ्टर इंजरी। ठीक है, लिम्ब को रेस्ट करते हैं, एनसिस देते हैं अर्ली स्टेज में ऑफ मायोसाइटिस। लेटर स्टेज में अगर मोबिलिटी मूवमेंट रीगेन कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो सर्जिकल एक्ससिजन कर देंगे बोन मास का। थैंक यू।